लाइव कर दिया है, यहाँ पे कमेंट दो। अरे बोलेंगे तब ना बात सुनाई देगा। पेड है ना जी, क्या थी है, फ्री है आज। अच्छा ठीक। एगो लड़का मैसेज कर रहा है, सर मुगल प्रशासन बाकी है। मुगल प्रशासन नहीं पढ़ा है, इसी सब वजह से हम कमेंट नहीं देखते हैं, समझे। बताइए कितना बढ़िया से पढ़ाए हैं, तब मैसेज करता है कुछ भी। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए तो। हेलो हेलो हेलो। चलिए शांति बनाइए अब। चलिए कमेंट आ रहा है, आज कमेंट देख के पढ़ाएंगे। तो कैसे हैं आप लोग? होली कैसा रहा? बढ़िया रहा। होली के बाद आज पहला मिलन है ना? चलिए, तो होली के बाद पहला मिलन है, तो नया सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। हल्ला काय कर रहे हैं? हाय, क्या हुआ? क्या हुआ जी? हाँ, आइए अब बात करते हैं, फिर तो पढ़वे करेंगे। देखिए, प्राचीन और मध्यकालीन दोनों खत्म हो गया है। ऑब्जेक्टिव पूरा पूरा नहीं हुआ है। प्राचीन का भी कुछ ऑब्जेक्टिव बाकी है और मध्यकालीन का भी कुछ ऑब्जेक्टिव बाकी है, हमारे ख्याल से बाकी है ना? हाँ ठीक है, देखा जाएगा आगे, समझे। देखिए, जो आप सब्जेक्टिव पढ़े हैं ना, वही सब चीज लगभग ऑब्जेक्टिव में भी होता है। 10-20% नया क्वेश्चन मिलेगा अगर आप ऑब्जेक्टिव लेकर के बनाइएगा। 70-80% क्वेश्चन बन जाएगा, 20 से 30% क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो आगे देखेंगे, टाइम निकाल करके जो है देखेंगे, ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। कुछ कुछ बाकी है ऑब्जेक्टिव, ध्यान में है, ऐसा नहीं है कि हमको ध्यान में ना है। और जब ऑब्जेक्टिव होगा ना, प्राचीन का जब ऑब्जेक्टिव होगा, तो प्राचीन के बैच में जो है आपको, सर मीडिया में कुछ टॉपिक बाकी है। हे भगवान, मेडेबल में कोई टॉपिक बाकी है जी? बताइए, ये सब मेडेबल भी नहीं लिखा, वो हम सही पढ़ दिए हैं, मीडिया में कुछ टॉपिक बाकी है। इस सब का क्या कहा जाए? बताइए, मध्यकालीन में कोई टॉपिक बाकी है जी? कोई टॉपिक बाकी है? एक भी टॉपिक बाकी नहीं है मध्यकालीन में। सब चीज पढ़ा दिए हम, नहीं पढ़ा है? सब चीज पढ़ाए हैं। तो क्या लड़का का नाम है जी? सब चीज हो गया है। देखिए, आप सही से क्लास नहीं किए होंगे, इसी वजह से आपको लग रहा है।
कमेंट ऑफ कर दीजिए, ये सब पढ़ाने नहीं देगा। कमेंट हटाइए, है ना। देखते ना, मेडाइवल को लिखता है मीडिया। तो एक बात कहना चाहते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर पढ़ेंगे। आप ऐसा ना समझे कि हमको याद नहीं है, हम भूल गए। जब अकबर का दादा परदादा छड़दादा हमको याद है, तो जो नहीं पढ़ा है वो तो याद होना ही ना चाहिए। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव करवाना कोई बहुत बड़ी बात ना है। तो ऑब्जेक्टिव जो है, एक तो करवाने का जिम्मेवारी ही नहीं लेना चाहिए, समझे। लेकिन हम बोल दिए हैं तो करवा देंगे, यही है, बाद में करवाएंगे, देखेंगे आगे, समझे। तो हमको याद है प्राचीन और मध्यकालीन का ऑब्जेक्टिव बाकी है, आगे करवाएंगे कभी। अब आगे आज से देखिए, ऐसे अगर आप देखेंगे ना, तो आपके कॉपी में जितना सब्जेक्टिव लिखाया गया है ना, वो आपके लिए सफिशिएंट है। कॉपी में जितना सब्जेक्टिव लिखा के पढ़ा दिया गया है वो आपके लिए सफिशिएंट है, समझ गए। लेकिन फिर भी हम आपको बोले हुए हैं ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, और कुछ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करवाए भी हैं। प्राचीन में भी कुछ चैप्टर का करवाए हैं, मध्यकालीन में भी कुछ चैप्टर का करवाए हैं। तो जो बाकी बचा हुआ है ना, बाकी बचा हुआ देखते हैं, करवा देंगे। आप विश्वास रखिए, करवा देंगे हम आपको। और मॉडर्न का जहां तक सवाल है, मतलब आधुनिक भारतीय इतिहास का जहां तक सवाल है, तो आज से जो है हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट कर देते हैं आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ना। आज से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आधुनिक भारतीय इतिहास के सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप प्राचीन पढ़े होंगे तो प्राचीन के सिलेबस से अवगत करवाए, सारा का सारा टॉपिक हम आपको पढ़ा दिए। फिर मध्यकालीन आप पढ़े होंगे तो मध्यकालीन के जो है पूरे टॉपिक से हम आपको अवगत करवाए, और सभी टॉपिक हम आपको खत्म कर दिए। उसी प्रकार से जो है आधुनिक भारतीय इतिहास के सिलेबस से आप सबसे पहले अवगत होइए। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के सिलेबस से आप अवगत हो जाइए, और फिर जो पहला टॉपिक होगा उस पहला टॉपिक की हम लोग शुरुआत कर देंगे। देखिए, जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल की शुरुआत कब से हुई है, इसको लेकर के विद्वानों के बीच मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद से आधुनिक काल की शुरुआत हुई मानी जाती है। कुछ विद्वानों का मानना है 1757 में हुए पलासी के युद्ध के बाद से आधुनिक काल की शुरुआत हुई मानी जाती है। लेकिन अधिकतर विद्वान इस बात से सहमत हैं कि जो आधुनिक काल है उसकी शुरुआत 1757 के पलासी युद्ध से हुई मानी जाती है। और आधुनिक काल में अगर एक लाइन में हम लोग कहे तो आधुनिक काल में क्या हुआ इसको आप समझिएगा। आधुनिक काल में क्या हुआ इसको आप समझिएगा। आधुनिक काल में अंग्रेज भारत आए और फिर अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में व्यापार किया।
फिर धीरे धीरे अंग्रेज भारत पर कब्जा किया, भारत को जीता, और फिर अंग्रेज भारत में शासन करने लगे। और अंग्रेज जब भारत में शासन करने लगे तो फिर अंग्रेजों ने भारत में शासन करने को लेकर अलग अलग नीतियां अपनाई, और अंग्रेजों के नीतियों के तहत हम भारतीयों का शोषण किया गया। अंग्रेजों की नीतियों के तहत हम भारतीयों का शोषण किया गया, हम भारतीयों का शोषण किया गया। और जब भारत के लोगों पर अंग्रेजों ने अत्याचार करना शुरू किया, भारत के लोगों को बेमौत फांसी की सजा दी जाने लगी, भारत के लोगों का आर्थिक तौर पर शोषण होने लगा, तो फिर भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू किया। तो फिर भारत के लोग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू किया, आवाज बुलंद करना शुरू किया। और फिर जब भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू किया तो फिर जाकर कांग्रेस जैसे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई, और फिर कांग्रेस में एक से बढ़कर एक नेता हुए। उन्हीं में एक गांधी जी हुए जिन्होंने भारत की आजादी के लिए आंदोलन चलाया। फिर गांधी जी के द्वारा कुछ छोटे और बड़े आंदोलन चलाए गए, और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। मतलब आधुनिक भारतीय इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो आधुनिक भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के आगमन से देश के आजाद होने तक की घटनाओं को हमें पढ़ना है। मतलब अंग्रेज आए, व्यापार किए, भारत को जीता, भारत पर कब्जा किया, भारत में शासन प्रशासन किया, भारत के लोगों पर अत्याचार किया, और फिर भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद किया। फिर स्वतंत्रता आंदोलन हुए और अंततः 1947 में देश आजाद हो गया। यही सब चीज जो है हमें पढ़ने हैं बेसिकली आधुनिक भारतीय इतिहास में। कुछ दिमाग में गया है? हाँ। अब इसको चैप्टर में बांट देते हैं। समझ गए? टोटल आप मान करके चलिए 14-15 चैप्टर है आधुनिक भारतीय इतिहास में। टोटल अगर आप मान करके चलेंगे तो 14-15 चैप्टर है। गौर से सुनिएगा कौन से 14-15 चैप्टर है। पहला चैप्टर है आधुनिक भारतीय इतिहास का, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। दूसरा चैप्टर है 18वीं सदी का भारत। तीसरा चैप्टर है बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। चौथा चैप्टर है ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां। पांचवा चैप्टर है 1857 का विद्रोह। और 1857 के विद्रोह के अलावे कुछ अन्य छोटे छोटे विद्रोह हुए, जनजातीय विद्रोह हुए, किसान आंदोलन हुए, फिर जो है आपको और भी छोटे छोटे विद्रोह हुए, जैसे कि आपको सन्यासी विद्रोह हो गया, खोंड विद्रोह हो गया, अहोम विद्रोह हो गया, नील आंदोलन हो गया, कोल विद्रोह हो गया। ये सब छोटे छोटे विद्रोह हुए हैं। इन विद्रोहों को भी हम लोग देखेंगे। तो छठा चैप्टर हो गया अन्य छोटे विद्रोह। फिर सातवां चैप्टर 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। फिर आठवां चैप्टर भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास। नौवां चैप्टर कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। 10वां चैप्टर कांग्रेस। और फिर 11वां चैप्टर राष्ट्रवादी आंदोलन या राष्ट्रीय आंदोलन। फिर 12वां चैप्टर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। फिर 13वां चैप्टर सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। और फिर 14वां चैप्टर की अगर आप बात करेंगे तो फिर स्वतंत्रता के बाद का भारत। यही 14 चैप्टर मूल तौर पर आधुनिक भारतीय इतिहास में जो है आपको देखने को मिलेंगे।
और यही 14 चैप्टर जो है मूल तौर पर हम लोगों को पढ़ना है आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत, जिसमें हम लोगों का पहला चैप्टर है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब जो है आप लोग खोलिए संस्थान का टेलीग्राम चैनल। ओपन किए। है इस लेक्चर में पीडीएफ लगाया है जी? हाँ लगाया है। ऑनलाइन वाले लोग ये जो आप अभी लेक्चर देख रहे हैं इसमें एक बार बैक होइएगा तो एक सेगमेंट मिलेगा व्यू पीडीएफ। देखिए एक पीडीएफ भेजे हैं, पीडीएफ भेजे हैं, देखिए पीडीएफ ओपन कीजिए। है हाँ टेलीग्राम। मिला जी पीडीएफ? ओपन कीजिए पीडीएफ। ऑनलाइन वाले लोग आप लोग भी पीडीएफ देखिएगा। बैक होइए एप्लीकेशन पर, अभी जो क्लास लाइव है ये बैच 7 से 9 में भी लाइव है जी। 7 से 9 में लाइव ना, उसमें भी लाइव, वही तो पूछ रहे हैं। है आप लोग देखे जी? किनको नहीं मिला है पीडीएफ? टेलीग्राम चैनल पर सबको पीडीएफ मिल गया है? देखिए पीडीएफ खोलिए एक बार। चलिए सब जगह पीडीएफ है, समझ गए? हम चेक कर लिए हैं, हर जगह जो है आपको पीडीएफ है। तो अब समझा रहे हैं, कुछ समझिए। अरे सब चीज बतला रहे हैं, काहे आप लोग हड़बड़ाते हैं? ऐसे अकबकाइए ना, अकबकाने से कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा।
इसलिए अकबकाना नहीं है। सब बात हम समझा देते हैं, कैसे कैसे होगा, क्या नहीं होगा। चलिए, तो टेलीग्राम चैनल पर तो हम आपको पीडीएफ भेज ही दिए हैं, और उसमें अगर आप ओपन करके देखेंगे, कल के डेट में जाकर के आप बहाना मत बनाइएगा कि हमको पीडीएफ नहीं मिला। इसी वजह से हम ओपन करवा दिए कि आप ओपन करके देख लीजिए आपको पीडीएफ मिला है या नहीं मिला है। तो आधुनिक भारतीय इतिहास का जहां तक सवाल है, डेली जितना पढ़ाएंगे उतना आपको कॉपी में लिख करके लाना है, समझ गए? या फिर हल्ला मत कीजिए, समझा रहे हैं समझिए आराम से, फिर कैंकू मेमू की करते रहिएगा। देखिए, इसमें होगा कि जल्दी खत्म हो जाएगा, और फिर कल के डेट में जाकर के कहिएगा सिलेबस लेट से खत्म हो रहा है, तो चप्पल से हम चपला देंगे एक तरफ से सबको। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए आप, और नहीं तो जो समझा रहे हैं समझिए आराम से। पीडीएफ के थ्रू नहीं पढ़िएगा, आए? अरे जल्दी सिलेबस खत्म होगा, ठीक रहेगा ना? पीडीएफ जल्दी सिलेबस खत्म होगा, ठीक रहेगा ना? हाँ? यही ना दिक्कत है आप लोग का, बातें नहीं ना मानते हैं मेरा। अच्छा, अभी मतदान हो जाए, अभी एकदम डिसीजन हो जाएगा, और एक चीज में हाथ उठाइएगा, दोनों में हाथ नहीं उठाइएगा, मां कसम है, दोनों में हाथ नहीं उठाइएगा। लिख करके पढ़िएगा, हाथ खड़ा कीजिए, एगो हाथ खड़ा कीजिए, दूगो नहीं, एगो। रुकिए 1 मिनट, देखने दीजिए, पीछे भी थोड़ा देखिएगा जी। चलिए, अब हाथ गिरा लीजिए, और जो इस बार हाथ खड़ा किया, मम्मी कसम है दोबारा हाथ नहीं खड़ा कीजिएगा। पीडीएफ के थ्रू पढ़िएगा। एगो हाथ खड़ा कीजिए, एगो हाथ खड़ा कीजिए, एगो, दूगो नहीं, एगो। कम है, कम है। हम सोच रहे हैं पीडीएफ के थ्रू पढ़िए न हो। है। अब बताइए, ऐसे तो लोकतांत्रिक तरीका से जाइएगा तो लिख करके पढ़ने वाला का संख्या ज्यादा है, समझे? अरे सुनिए सुनिए सुनिए, सुनिए 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 ना, सुनिए। देखिए, पीडीएफ के थ्रू हम इसलिए पढ़ाना चाहते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए, और कोई खास वजह नहीं है, समझ गए? तो जल्दी खत्म होगा, ये तो बढ़िया चीज है, नहीं बढ़िया चीज। और देखिए सुनिए, चैप्टर वाइज पीडीएफ देंगे, एक बार नहीं देंगे। देखिए उसमें भी क्या है, आप सुनिए ना, पूरा बात पहले सुनिए। जैसे मान लिया जाए कि, देखिए आप चीजों को समझिएगा, मान लिया जाए कि आपको हम आज एक चैप्टर दे दिए हैं पीडीएफ, आप इसको क्या कीजिएगा, घर पे जाकर के लिख लीजिएगा पूरा,
अपने कॉपी में, ठीक है? आप अपने कॉपी में घर पे जाकर लिख लीजिएगा और क्लास में आइएगा, हम एक एक बात तोड़ तोड़ करके समझा देंगे। तो इससे होगा कि आपका अपना एक हैंड रिटन नोट भी बन जाएगा और सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या ठीक है ना? हाँ? क्या अब फिर अभी डिसीजन नहीं लेने दे रहे हैं हमको, फिर बाद में सिलेबस देरी से खत्म होगा तो मत कहिएगा। ऑनलाइन वाला क्या बोल रहा है जी? है ज्यादा लोग क्या बोल रहा है? दोनों बराबर है। जो हम बोल रहे हैं वो मानिएगा। वही बात हम बोल रहे हैं कि चैप्टर वाइज पीडीएफ दे देंगे, घर से लिख के लाइएगा, उसको समझा देंगे, उसको आप होमवर्क मान लीजिएगा। यानी चैप्टर वाइज पीडीएफ लिखना, इसको आप अपना होमवर्क मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? होमवर्क। इससे है कि आपका अपना एगो कॉपी भी तैयार हो जाएगा। है क्या? पीडीएफ से पढ़ा दें। बात है कि देखिए, हमको तो सबको लेके चलना है, ठीक है? हमको तो सबको लेके चलना है। पढ़िए ना पीडीएफ के थ्रू। क्या आपका है खड़ा है, बैठिए ना आप। अच्छा, लड़की में रुकिए, मतदान करवाते हैं। लड़की लोग जो बोलेगी वही कर देंगी। चलिए, अच्छा बताइए तो कौन कौन लड़की चाहती है लिख करके पढ़े? रुकिए, गिनने दीजिए, गिनने दीजिए, हाथ खड़ा रखिए। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो 11 12 13 14 15 16 17। चलिए गिरा लीजिए। कौन कौन लड़की चाहती है पीडीएफ के थ्रू पढ़े? पीडीएफ के थ्रू। हार गई, हार गई। लिखे करके पढ़ते, आइए लिखे सिलेबस। पीडीएफ आप लोग नहीं पढ़िएगा। फास्ट कर देंगे, जल्दी खत्म कर देंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है?
तो जल्दी खत्म कर देंगे, चिंता नहीं करना है। अब लिख करके पढ़ रहे हैं, लिख करके ही पढ़िए। क्लास टाइम थोड़ा बढ़ा देंगे, समझे? क्लास टाइम थोड़ा बढ़ा देंगे। और जो शाम में 7:30 से 9 बैच है ना, 7:30 से 9 वाले बैच के लड़का सबको भी बोलेंगे आकर के मॉडर्न इस बैच में पढ़ लीजिए। और इस बैच के टाइम को जो थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 5:30 से 7 चलता है, 5:30 से 7:30 कर देंगे, समझिए? 5:30 से 7:30 कर देंगे, 2 घंटा का बैच कर देंगे, समझ गए? इसमें होगा कि थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाएगा। खैर उस बैच वाला से भी आज पूछ लेने दीजिए, समझे? और उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में 8-10 टॉपिक बाकी है, वो जल्दी खत्म कर देंगे, समझ गए? देखते हैं, आज वो बैच वाला से बात कर लेते हैं। लिख करके ही पढ़िए, जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़िए। अपना एक कॉपी भी होना जरूरी है, अपना भाषा में लिखा हुआ होना जरूरी है। देखिए पीडीएफ का जहां तक सवाल है तो ठीक है, पीडीएफ से पढ़ना भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ना भी अच्छी बात है। देखिए अपना हैंड रिटन नोट रहता है ना, अपना भाषा में अपना लिखे हुए रहते हैं तो ठीक रहता है। ऐसे पीडीएफ के जरिए भी तो हम आपको बोल ही रहे थे कि आप उसको लिख लीजिएगा, लेकिन आप लोग तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो आइए जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़िए, सिलेबस लिखिए। अब लिखिए सिलेबस। ऐसे भी मतदान 2 बार हुआ, दोनों बार में लिखे करके पढ़ने वाला का संख्या ज्यादा था, तो इसी वजह से वही डिसीजन लिए हैं। लड़की में भी आप देख ही लिए, लगभग 40 गो लड़की जो है हाथ खड़ा की थी लिख करके पढ़ेंगे, और 20-25 गो लड़की हाथ खड़ा की थी कि पीडीएफ के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखिए 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 लिखिए, थोड़ा टाइम बढ़ा करके जल्दी खत्म करेंगे। देखते हैं सिलेबस। पहला चैप्टर, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। टाइम बढ़ाएंगे तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उससे कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। 2 नंबर में 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। अठारहवीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। 3 नंबर में बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर कोमा गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर कोमा गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कोमा भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय, कोमा भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। और भारत के वायसराय, भारत के गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय। नेक्स्ट, ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां। ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां। ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां। नेक्स्ट, ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियां। नेक्स्ट, नेक्स्ट 1857 ईस्वी का विद्रोह। 1857 ईस्वी का विद्रोह। नेक्स्ट, अन्य प्रमुख विद्रोह। नेक्स्ट, अन्य प्रमुख विद्रोह। अन्य प्रमुख विद्रोह। नेक्स्ट, 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन।
19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। नेक्स्ट, भारत में शिक्षा और प्रेस का विकास। 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 नेक्स्ट, कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। कांग्रेस से पूर्व स्थापित संगठन। नेक्स्ट, कांग्रेस। कांग्रेस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन। नेक्स्ट, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। नेक्स्ट, नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के बाद का भारत। स्वतंत्रता के बाद का भारत। देखिए यहां पर एगो बात बता रहे हैं, टोटल 14 टॉपिक है। 14 टॉपिक में से 4 टॉपिक का पीडीएफ आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। जो 4 टॉपिक का पीडीएफ देंगे, एकदम डाटा है, उसमें जो कंसेप्ट होगा कंसेप्ट समझा देंगे। देखिए ऐसे सामान्य तौर पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के विषय में कहा जाता कंसेप्ट नहीं है, कंसेप्ट कूट कूट करके भरा हुआ है, हर सब्जेक्ट में कंसेप्ट है। जैसे देखिए इसमें बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे। नहीं तो जानते हैं ये चैप्टर बहुत लेंदी है, समझिएगा, बहुत लंबा टाइम चलेगा, इसका पीडीएफ देंगे। अन्य प्रमुख विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, इसका एक पीडीएफ देंगे। भारत में शिक्षा और प्रेस का एक पीडीएफ देंगे, और एक स्वतंत्रता के बाद के भारत का पीडीएफ देंगे। 4 चैप्टर का पीडीएफ देंगे और देंगे, उसको आप अपना लिख लीजिएगा। कम से कम 4 चैप्टर का पीडीएफ ले लीजिएगा। मतलब जो लोग इस पक्ष में मतदान किए थे कि पीडीएफ दे करके पढ़ाइए, उनके बात को भी हम मान रहे हैं, और जो लोग इस पक्ष में मतदान किए थे कि नोट के पीडीएफ के अथी लिखा करके पढ़ाइए, तो दोनों को लेकर के चल रहे हैं, समझ गए। तो सब खुश रहिए, सब मस्त रहिए। हाँ आइए, पहला चैप्टर हेडिंग मारिए, भारत में। देखिए कम से कम 4 चैप्टर। अब कुछ बात आप लोग का माने ना जो लिख करके, कुछ बात इन लोगों का भी मान लीजिए, ठीक है। हम तो आपको बोलबे किए, हमको तो सबको साथ लेकर के चलना है, समझे। मेन जानते हैं यही 3 गो 4 गो चैप्टर जो है ना, थोड़ा ज्यादा थोड़ा टाइम जो है कंज्यूम करता है ज्यादा। तो ये 4 गो चैप्टर का पीडीएफ दे देंगे ना, टाइम कंज्यूम कम हो जाएगा, जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसमें अब सब लोग राजी हो जाइए, ठीक है। अब इसमें ना नुकुर मत कीजिए, समझ गए। अब आ जाइए, पहला चैप्टर हेडिंग मारिए, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। चलिए अब समझिएगा। आइए, भारत में
यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यह चैप्टर है आपका। अब यहां पर यह सब तो स्पष्ट है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोप महादेश, यूरोप महादेश आपको यह है, यूरोप महादेश के भीतर कई सारी कंपनियां स्थापित हुई। यूरोप महादेश के भीतर जो कई सारी कंपनियां स्थापित हुई, उसमें कंपनियों का नाम है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सब यूरोपीय कंपनी का नाम है। तो देखिए, यूरोप महादेश में एक देश है पुर्तगाल, यहां पर है आपको पुर्तगाल। यूरोप महादेश के पश्चिमी भाग में आएंगे ना, तो यहां पर एकदम आपको मिलेगा पुर्तगाल। पुर्तगाल में जो कंपनी स्थापित हुई, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में जो कंपनी स्थापित हुई, उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। स्वीडन में जो कंपनी स्थापित हुई, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर आपको फ्रांस, यहां फ्रांस है, फ्रांस में जो कंपनी स्थापित हुई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये तमाम यूरोपीय कंपनी है। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में स्थापित हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में स्थापित हुआ, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में स्थापित हुआ। तो हर कंपनी का अपना अलग अलग स्थापना वर्ष है। तो हर कंपनी जो आपको स्थापित हुआ है, इस कंपनी की स्थापना, देखिए कंपनी की स्थापना क्यों की जाती है। जैसे कि मान लिया जाए कि आप ही कोई कंपनी स्थापित कर रहे हैं, तो आप कंपनी की स्थापना क्यों करेंगे? व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए आप कंपनी की स्थापना करेंगे। तो यूरोप के भीतर जो पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, स्वीडिश, फ्रांसीसी तमाम यूरोपीय कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी की स्थापना का उद्देश्य था व्यापार करना। इस कंपनी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। क्या था? व्यापार करना। अब इन कंपनियों की स्थापना का उद्देश्य व्यापार करना था। तो व्यापार करना था, कौन देश के साथ व्यापार करना था? तो इन कंपनियों की स्थापना का उद्देश्य था भारत के साथ व्यापार करना। किसके साथ व्यापार करना? भारत के साथ व्यापार करना। और भारत के साथ साथ पूर्वी एशियाई देश जैसे चीन हो गया, म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन देशों के साथ भी व्यापार करना इस कंपनी की स्थापना का उद्देश्य था। मतलब एक लाइन में अगर हम लोग कहे तो यूरोप के भीतर जो कंपनियां स्थापित हुई, उन कंपनियों की स्थापना का उद्देश्य था भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करना। भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करना कंपनी की स्थापना का जो है आपको उद्देश्य था। आखिरकार ये कंपनियां भारत और पूर्वी एशियाई देश ही आकर व्यापार क्यों करना चाहती थी? देखिए, भारत और पूर्वी एशियाई देश प्राचीन काल से ही अपार खनिज संसाधन से भरा रहा है। इतिहासकारों ने भारत और पूर्वी एशियाई देशों को अपार खनिज संसाधन वाला देश कहा है। कच्चा माल की काफी ज्यादा उपस्थिति भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों में देखने को मिली है। यही वजह है कि कंपनियां भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के लिए उतारू थी। अब ये कंपनियां, यूरोप में स्थित कंपनियां भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करना चाह रही थी और उसी उद्देश्य से कंपनियां की स्थापना भी हुई। तो आप देखिएगा कि भारत और यूरोप के बीच व्यापार प्राचीन काल से होते आए हैं। प्राचीन काल से, संगम काल में भी
भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था। संगम काल में भी भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था। तो प्राचीन काल से भारत और यूरोप के बीच जो है व्यापार होता हुआ आया है। लेकिन आप याद कीजिए, इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी ईस्वी में हुआ, मध्यकाल में हुआ। मध्यकाल में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। और आप सब लोग जानते हैं इस्लाम धर्म का उदय हुआ है अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप में, हां या ना? यह है आपको अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप यहां पर है और अरब प्रायद्वीप में ही इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म का विस्तार धीरे धीरे एशिया महादेश में, यूरोप महादेश में, अफ्रीका महादेश में, सभी महादेशों में जो है धीरे धीरे इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ। धीरे धीरे इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ। इस्लाम धर्म के उदय होने के बाद हुआ क्या, इस बात को आप समझिएगा। इस्लाम धर्म के उदय होने के बाद हुआ ये, यूरोपीय व्यापारी जिस मार्ग के जरिए भारत के साथ व्यापार करता था, यूरोपीय व्यापारी जिस मार्ग के जरिए भारत के साथ व्यापार करता था, उस मार्ग पर मुस्लिम शासकों ने अपनी प्रभुसत्ता स्थापित कर लिया। अर्थात मुस्लिम शासक भारत और यूरोप के व्यापारिक मार्ग पर कब्जा कर लिया। भारत और यूरोप के व्यापारिक मार्ग पर कब्जा कर लिया मुस्लिम शासक। अब जब इस मार्ग पर मुस्लिम शासकों का कब्जा हो गया, तो फिर अब अगर कोई यूरोपीय व्यापारी भारत व्यापार करने के लिए आता था, तो बीच में मुस्लिम शासकों को कर देना पड़ता था। टैक्स कर देना पड़ता था, राजस्व देना पड़ता था। और यूरोपीय व्यापारियों के विषय में कहा जाता है कि वे लेना जानते थे कर, पैसा, लेकिन देना नहीं जानते थे। वे यह चाहते थे कि हम किसी से हड़प ले, लेकिन किसी को हम दे नहीं। तो अब यूरोपीय व्यापारी अगर इस मार्ग का अनुसरण करते हुए भारत के साथ व्यापार करने के लिए आना चाहता था, तो उसे जो है मुस्लिम शासकों को कर देना होता था। अब यूरोपीय व्यापारी यह सोचने लगे कि इन मुस्लिम शासकों को हम कर नहीं देंगे, राजस्व नहीं देंगे। तो अब यूरोपीय व्यापारी मुस्लिम शासकों को राजस्व नहीं देना चाहता था, जिस वजह से यूरोप के राजाओं ने भौगोलिक खोज को बढ़ावा दिया। मतलब कहा कि ऐसा किया जाए, भारत के लिए कोई नया मार्ग खोजा जाए, भारत के लिए कोई नया मार्ग खोजा जाए और उस नया मार्ग के जरिए भारत के साथ व्यापार किया जाए, उस नया मार्ग के जरिए भारत के साथ व्यापार किया जाए। और इसी के बाद भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की शुरुआत हुई। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की शुरुआत हुई और फिर भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई। और जब भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज हुई, तो समुद्री मार्ग के जरिए ही भारत के साथ यूरोपीय कंपनियां व्यापार करना प्रारंभ कर दी। समुद्री मार्ग के साथ ही, समुद्री मार्ग के जरिए ही यूरोपीय कंपनियां भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दी। देखिए, आपको कहा जाता है कि दो देश भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। जो दो देश भौगोलिक खोज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था, एक देश का नाम था पुर्तगाल और दूसरे देश का नाम था स्पेन। एक देश का नाम था पुर्तगाल और दूसरे देश का नाम था स्पेन। तो पुर्तगाल और स्पेन, ये दोनों देश, पुर्तगाल और स्पेन, ये दोनों देश भौगोलिक खोज में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया। और सबसे पहले एक पुर्तगाली नाविक था, उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। एक पुर्तगाली यात्री था, साहसी नाविक और यात्री था, उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज।
बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज भारत को खोजने निकला, और बार्थोलोमियो डियाज भारत को खोजने निकला और वे अटलांटिक महासागर होते, ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर होते हुए अफ्रीका तट होते हुए साउथ अफ्रीका के दक्षिणी भाग, साउथ अफ्रीका के दक्षिणी भाग पर पहुंचा और बार्थोलोमियो डियाज यहां से आगे नहीं बढ़ पाया। बार्थोलोमियो डियाज यहां से आगे जो है आपको नहीं बढ़ पाया, और बार्थोलोमियो डियाज यहां तक पहुंचा और इसे बार्थोलोमियो डियाज ने नाम दिया आशा अंतरीप द्वीप। आशा अंतरीप द्वीप, अंग्रेजी में कैप ऑफ गुड हॉप, कैप ऑफ गुड हॉप। तो कैप ऑफ गुड हॉप की खोज जो है आपको बार्थोलोमियो डियाज ने किया। इसके बाद एक पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज भारत को खोजने निकला, लेकिन यह भारत को खोज नहीं पाया। तत्पश्चात आपको कोलंबस के विषय में कहा जाता है रहने वाला था वो इटली का, लेकिन कोलंबस स्पेन के नाविक के तौर पर, स्पेन के राजा के संरक्षण में, स्पेन के राजा ने कोलंबस को भेजा था, स्पेन के राजा ने कोलंबस को भेजा था। तो कोलंबस स्पेनिश नाविक के तौर पर भारत को खोजने निकला, लेकिन दिग्भ्रमित हो गया, दिशा से भटक गया, और दिशा से भटकने के कारण जो है कोलंबस 1492 ईस्वी में पहुंच गया यूएसए, अमेरिका पहुंच गया, और अमेरिका की खोज जो है 1492 ईस्वी में कोलंबस ने कर दिया। और इससे पहले अमेरिका के विषय में किसी को जानकारी नहीं था। अमेरिका भी एक भौगोलिक क्षेत्र है, इसकी जानकारी लोगों को तब मिली जब कोलंबस दिग्भ्रमित होकर के अमेरिका पहुंच गया, और कोलंबस ने अमेरिका को नई दुनिया कहा और यहां के लोगों को कहा रेड इंडियन। क्या कहा? रेड इंडियन, रेड इंडियन कहा। समझ गए? अब देखिएगा आप, इसके बाद फिर से एक पुर्तगाली यात्री अल्ब्रेज कैब्राल भारत को खोजने निकला, वो भी दिग्भ्रमित हो गया, और अल्ब्रेज कैब्राल भारत के जगह जो है ब्राजील को खोज डाला। अल्ब्रेज कैब्राल भारत के जगह ब्राजील को खोज डाला। और इसके बाद फिर एक पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत को खोजने निकला। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत को खोजने निकला, और वास्को डिगामा बार्थोलोमियो डियाज के रास्ता का अनुसरण करते हुए सबसे पहले वो कैप ऑफ गुड हॉप आया, फिर यहां से आगे बढ़ा और हिंद महासागर में आया। हिंद महासागर में वास्को डिगामा की मुलाकात गुजराती नाविक अब्दुल मुनीद के साथ हुआ। अब्दुल मुनीद के साथ जो है मुलाकात हुई वास्को डिगामा की। तो फिर वास्को डिगामा ने अब्दुल मुनीद को कहा कि हमको भारत जाना है, और फिर अब्दुल मुनीद ने वास्को डिगामा को भारत जाने का मार्ग बतलाया। जैसे आप बोरिंग रोड गए, बोरिंग रोड में कहीं पर कोई कोनो स्कूल कॉलेज में आपका सेंटर है, आप नहीं जानते हैं, तो आप जाते हैं तो बीच रास्ता में किसी से पूछते हैं ना कि बोरिंग रोड में फलना स्कूल फलना कॉलेज कहाँ है। तो वैसे ही जो है वास्को डिगामा अब्दुल माजिद या अब्दुल मुनीद से भारत के लिए मार्ग जाना, और अब्दुल मुनीद की सहायता से ही वास्को डिगामा भारत पहुंचा। वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को भारत पहुंचा, और वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा, और भारत के पश्चिमी तट पर जो है वास्को डिगामा केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। भारत के पश्चिमी तट पर केरल है, केरल के कालीकट बंदरगाह पर 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा पहुंचा। इस समय यहां के राजा जेमोरिन थे, जेमोरिन राजा की उपाधि थी। जेमोरिन ने जो है वास्को डिगामा का स्वागत किया। जब जेमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया तो इसका विरोध अरबी व्यापारियों ने किया, अरबी मूल के व्यापारियों ने किया, क्योंकि इससे पहले तक भारत में, जब तक वास्को डिगामा का भारत आगमन नहीं हुआ था, उससे पहले तक भारत में अरबी मूल के व्यापारियों का एकाधिकार था। भारत में अरबी मूल के व्यापारी ही व्यापार कर रहे थे। लेकिन जब वास्को डिगामा पहुंचा भारत, तो अरबी मूल के व्यापारियों को लगा कि अब हमारा व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त हो जाएगा। इसी वजह से अरबी मूल के व्यापारियों ने वास्को डिगामा के भारत आगमन
के पश्चात जमोरिन के द्वारा जो स्वागत किए गए थे उसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों ने किया, लेकिन फिर भी जमोरिन राजा था, स्वागत किया। इसके बाद वास्को डी गामा कुछ दिनों तक भारत में रुका और फिर कुछ दिनों तक रुकने के बाद वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल लौट गया। और जब वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल लौट रहा था तो केरल आज भी मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, और केरल पहले भी मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। केरल आज भी मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है और पहले भी मसालों के व्यापार के लिए जो है आपको केरल प्रसिद्ध हुआ करता था। तो वास्को डी गामा, जैसे मान लिया जाए कि आप कहीं जाते हैं, मान लिया जाए कि कोई शहर चले गए, कहीं का पेड़ा जो है काफी प्रसिद्ध होता है, तो अगर आप वहां जाते हैं तो वहां से पेड़ा आप जरूर खरीदते हैं। तो वास्को डी गामा को पता चला करवा मोड़ का पेड़ा, समझ गए, ऐसे पेड़ा बहुत जगह का प्रसिद्ध है, समझ गए। सामान्य तौर पर लोग कहता है करवा, बहुत जगह का पेड़ा प्रसिद्ध है महाराज, ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गए हैं ना। तो फालतू का बकथोतन करने से क्या मतलब है, कोई मतलब है बताइए, ठीक है। तो अब समझिएगा, केरल मसालों के लिए प्रसिद्ध था। तो वास्को डी गामा जब वापस लौटने लगे तो वास्को डी गामा जो है कुछ मसाला लेकर के वापस पुर्तगाल गया, और पुर्तगाल के बाजार में जब उस मसाला को बेचा गया तो उस मसाला को जितना में खरीदा गया था उसका 60 गुना अधिक दाम मिला। मतलब 1 रुपया में खरीदा गया था तो 60 रुपया, 60 गुना अधिक, अपना जोड़ घटाव गुना भाग कर लीजिएगा, उतना ज्यादा रुपया मिला। तो फिर पुर्तगाल के व्यापारियों के बीच यह संदेश गया कि भारत के साथ मसालों का व्यापार करना फायदेमंद होगा, भारत के साथ मसालों का व्यापार करना फायदेमंद होगा। और फिर भारत के साथ मसालों के व्यापार करने के उद्देश्य से ही पुर्तगाल में वर्ष 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, और फिर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पहुंची और मसालों का व्यापार करना शुरू किया, ठीक है। तो यहां तक जो है, अब पहले चीजों को लिखिए फिर आगे बढ़ेंगे, लिखिए जल्दी। लिखिएगा, लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखाएंगे चीजों को, ठीक है। 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश में यूरोप महादेश में भौगोलिक खोज पंद्रहवीं शताब्दी में यूरोप महादेश में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। इस भौगोलिक खोज में दो देश, इस भौगोलिक खोज में दो देश इस भौगोलिक खोज में दो देश स्पेन और पुर्तगाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया।
नेक्स्ट पॉइंट, पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज, लिख देते हैं, चिंता नहीं करना है। पुर्तगाली यात्री बार्थो डियाज 1487 ईस्वी में, पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज 1487 ईस्वी में भारत को खोजने निकला। भारत को खोजने निकला, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने आशा अंतरिप द्वीप, आशा अंतरिप द्वीप, कैप ऑफ गुड होप, उन्होंने आशा अंतरिप द्वीप, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, उन्होंने आशा अंतरिप द्वीप यानी कैप ऑफ गुड होप की खोज की। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेनिश नाविक के तौर पर, स्पेनिश नाविक के तौर पर स्पेनिश नाविक के तौर पर स्पेनिश नाविक के तौर पर कोलंबस कोलंबस भारत को खोजने निकला। कोलंबस भारत को खोजने निकला, लेकिन वे भारत के जगह लेकिन वे भारत के जगह अमेरिका की खोज कर डाला। लेकिन वे भारत की जगह अमेरिका की खोज कर डाला। लेकिन वे भारत की जगह अमेरिका की खोज कर डाला। भारत की जगह अमेरिका की खोज कर डाला और अमेरिका को नई दुनिया कहकर पुकारा। 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 तथा यहां के लोगों को रेड इंडियन कहा। 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 यहां के लोगों को रेड इंडियन कहा। रेड इंडियन कहा। नेक्स्ट, पुर्तगाली यात्री अल्बरेज कैब्राल पुर्तगाली यात्री अल्बरेज कैब्राल पुर्तगाली यात्री अल्बरेज कैब्राल भी
भारत को खोजने निकला था, बोर्ड पे लिखे हैं। पुर्तगाली यात्री अल्बरेज कैब्राल भी भारत को खोजने निकला था। पुर्तगाली यात्री अल्बरेज कैब्राल भी भारत को खोजने निकला था। पुर्तगाली यात्री अल्बरेज कैब्राल भी भारत को खोजने निकला था, लेकिन वे भारत के जगह ब्राजील की खोज कर डाला। लेकिन वे भारत की जगह ब्राजील की खोज कर डाला। 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 नेक्स्ट, 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा 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 गुजराती पथ प्रदर्शक गुजराती पथ प्रदर्शक गुजराती पथ प्रदर्शक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद की सहायता से 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 भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया। 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 नेक्स्ट पॉइंट, वास्को डिगामा 17 मई 1498 को वास्को डिगामा 17 मई 1498 को वास्को डिगामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित वास्को डिगामा 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित केरल के कालीकट केरल के कालीकट केरल के कालीकट केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। वहां के राजा जैमोरिन ने वहां के राजा जैमोरिन ने वहां के राजा जैमोरिन ने उपाधि है शासक का। वहां के राजा जैमोरिन ने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया।
वहां के राजा जैमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। वहां के राजा जैमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। वहां के राजा जैमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। वहां के राजा जैमोरिन ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। भव्य स्वागत किया। भव्य स्वागत किया। जिसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों के द्वारा किया गया था। जिसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों के द्वारा किया गया था। जिसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों के द्वारा किया गया था। जिसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों के द्वारा किया गया था। जिसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों के द्वारा किया गया था। जिसका विरोध अरबी मूल के व्यापारियों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, वास्को डी गामा जब भारत से वापस पुर्तगाल जाने लगे, वास्को डी गामा जब भारत से वापस पुर्तगाल जाने लगे, वास्को डी गामा जब भारत से वापस पुर्तगाल जाने लगे तो कुछ मसाला खरीदकर वे पुर्तगाल ले गए। कुछ मसाला खरीदकर वे पुर्तगाल ले गए। पुर्तगाल ले गए, जिसे पुर्तगाल के बाजार में बेचा गया। जिसे पुर्तगाल के बाजार में बेचा गया तो 60 गुना, जिसे पुर्तगाल के बाजार में बेचा गया तो 60 गुना, 60 60 60 SIXTY 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ। यह बात पुर्तगाल के बाजार में आग की तरह फैल गई। यह बात पुर्तगाल के बाजार में आग की तरह फैल गई। यह बात पुर्तगाल के बाजार में आग की तरह फैल गई। यह बात पुर्तगाल के बाजार में आग की तरह फैल गई। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के साथ मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। लिखिए, भारत के साथ ये कौन नोट लिए हैं जी? पलटिए तो इसको, कौन नोट? पलटिए ना इसको, पलटिए ना। हे भगवान, ये नोट पढ़िएगा पगला जाइएगा, मत पढ़िए ये नोट। ये नोट हम भी कभी कभी पढ़ते हैं। जानते हैं क्या हुआ कि 1275 वाला बैच जब पढ़ा रहे थे न, दरोगा बैच, एक बार मॉडर्न का नोट बनाए ना तो बड़ी पतला बन गया, और जब दूसरा बार बनाए तो बहुते मोटा बन गया। अब बीच मझधार में हम फंस गए, समझे, करे तो करे क्या। तो अंतिम में जो है पतले वाला नोट से काम चला दिए। खैर प्रश्न नहीं छूटा, तो वो वाला नोट मत पढ़िए,
उसमें दिमाग हैंग हो जाएगा। कोई कोई विद्यार्थी अगर देख लेता है वो नोट, अगर थोड़ा पढ़ लेता है तो ऑल बोल होने लगता है, समझे। उसमें बहुत कुछ नया नया है। खैर बात यह है कि फालतू डाटा भी है उसमें बहुत ज़्यादा, समझे। तो इसी वजह से जो है वो नोट मोटा वाला तो मॉडर्न का नोट लेवे नहीं कीजिएगा, समझे। जो सबसे मोटा नोट है मॉडर्न का मत लीजिएगा वो नोट, उसमें बहुत कुछ दे दिए। उसमें इतना कुछ दे दिए हैं कि हमको अपने नहीं याद है हम कितना दे दिए हैं। वो नोट मत पढ़िएगा, हम आपको बता रहे हैं, दिमाग आपका हैंग कर जाएगा। नहीं आप घर के रहिएगा ना घाट के। चलिए लिखिए, भारत के साथ मसालों के व्यापार पर भारत के साथ मसालों के व्यापार पर एकाधिकार भारत के साथ मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित भारत के साथ मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के उद्देश्य से 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को एस्टाडो द इंडिया एस्टाडो द इंडिया इस कंपनी को एस्टाडो द इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इस कंपनी को एस्टाडो द इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इस कंपनी को एस्टाडो द इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इस कंपनी को एस्टाडो द इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ठीक है, जितना समझा दिए हैं उतना लिखा दिए हैं। अब उसको आप पढ़िए, पढ़ने बोले। है पढ़िए, पीछे में दांत निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं पढ़ने तो दांत निकाल रहा है। पढ़ लिए हो? हो गया? जो नहीं पढ़ा है वही चप चप बोल रहा है। दीजिए। सुनिए, यूरोप महादेश में भौगोलिक खोज की शुरुआत कौन शताब्दी में हुआ?
यूरोप महादेश में भौगोलिक खोज की शुरुआत कौन शताब्दी में? अच्छा, इस भौगोलिक खोज में कौन दो देश महत्वपूर्ण भूमिका अदा? स्पेन और? केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? बार्थोलोमियो डियाज। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया? बार्थोलोमियो। अमेरिका की खोज किसने किया? अमेरिका की खोज किसने किया? ब्राजील की खोज किसने किया? ब्राजील की खोज कौन किया है? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कौन किया? वास्को डिगामा किसकी मदद से भारत पहुंचा था? अब्दुल मुनीद। वास्को डिगामा किसकी मदद से भारत पहुंचा? अब्दुल मुनीद। वास्को डिगामा भारत के कौन तट पर पहुंचा था? पूर्वी या पश्चिमी? जेमोरिन ने स्वागत किया। इसका विरोध किसने किया? अरबी मुल्क के व्यापारियों ने। ठीक है। इसके बाद वास्को डिगामा जो मसाला लेकर गया था उसको बेचने से कितना मुनाफा कितना मुनाफा? अच्छा, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1400। कौन चीज के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने को? मसाला ना। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता? एस्टादो द। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना? एस्टादो द। क्लियर है बात? चलिए 7 से 9 वाला बैच में बात करते हैं आज, समझ गए? और अगर वो लोग मान गया तो आपके बैच के टाइम को थोड़ा बढ़ा देंगे, समझ गए? 5:30 से 7:30 कर देंगे। ठीक है, हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा, इतना धड़फड़ाइए नहीं आप लोग। धन्यवाद सभी लोगों का।